ये देखिए मौर्य काल, मौर्योत्तर काल के बारे में है इसमें। ठीक है, आ जाइए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो ये था स्ट्रेटो सेकंड। तो स्ट्रेटो सेकंड ने क्या किए? शीशे के सिक्के जारी किए। कौन था ये? हिंद यवन शासक था। और इसका टाइमलाइन देखिए 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्ष या और मतलब वासुदेव दोनों के मतलब अंकित था। ठीक है, तो ये था अगाथोक्लिस। तो ये कहाँ से पता चला? अफगानिस्तान के ए ख़याम से अगाथोक्लिस के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये हवाई जहाज मेरे सर पर उड़ा रहा है। तो खैर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक अन्य में से मतलब पूछा है कि कौन एक टाइम के हैं और एक चौथा को अलग बताना है, समसामयिक नहीं है। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये तीनों एक साथ टाइम के हैं और मिलित अलग है। बिंबिसार का टाइमलाइन कितना है? तो 544 से 492 ईसा पूर्व। और ये क्या था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये हरंकुल से रिलेटेड था। फिर आया जाइए प्रसेनजीत ये जो था कौशल महाजनपद का महाराजा था, मतलब राजा था, और ये बुद्ध का समकालीन भी था। तो ये तीनों बात तो हो गई। और बुद्ध का टाइमलाइन भी देख लीजिए 563 से 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और मिनांदर या मिलिंद जिसे कहा गया है वो कौन है? उत्तर भारत में इंडो ग्रीक राजा है। इसका समय कितना है? 155 से 165 या मतलब 155 या 165 से 130 ईसा पूर्व है। तो ये तीनों लोग एक साथ हो गए और इनका अलग हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो ये काठियावाड़ के रुद्रदामन से। काठियावाड़ कहाँ? गुजरात। ठीक है, गिरनार पर्वत पे। तो क्या मिला है वहाँ से? रुद्रदामन। पहले तो देख लीजिए कि रुद्रदामन का टाइमलाइन कितना है। रुद्रदामन एक राजा का नाम है, तो इसका टाइमलाइन है 130 से 150 ईसा पूर्व। और ये कहाँ से मिला है? जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। और इसके अलावा ये ब्राह्मी लिपि में है, संस्कृत भाषा में है और सबसे प्राचीनतम नमूनों में से एक है। मतलब इसकी जो काव्य शैली है, संस्कृत काव्य शैली सबसे प्राचीनतम नमूनों में से है। इसके अलावा ये संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में रुद्रदामन पतन की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में वर्णित किया गया है? तो यह है जूनागढ़ अभिलेख में है। ये वाला जो था इसको स्टार लगा दीजिए, 3 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अभिलेख जो प्राप्त हुआ है ये शिला पर उत्कीर्ण है और इसमें किन दो लोगों के बारे में? अशोक के बारे में है, स्कंदगुप्त के बारे में और उसके खुद के मतलब रुद्रदामन के भी बारे में है। और इसके अशोक के 14 प्रज्ञापनों के बारे में दिया गया है। संस्कृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, और इसमें रुद्रदामन के बारे में बताया गया है, उसकी वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है बिना बेकार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो ये रुद्रदामन प्रथम था। क्वेश्चन ये भी देखते रहिएगा कि ये कब आया है। ठीक है, ये प्री यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। आ जाइए, तो क्या हुआ था? जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेकार के ही करवाई थी। और ऐसा करने के लिए कौन कहा था? किसने कहा था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था। क्वेश्चन 7, कार्दमप क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे? तो तांबे के थे। कार्दमप वंशीय शासकों ने मुद्राओं को 2 बड़े भागों में विभाजित किया था। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत यानी चांदी के सिक्कों को रखा जाता है जो शहरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का आभास कराते हैं। द्वितीय वर्ग के अंतर्गत पोटीन निर्मित सिक्कों को रखा जाता है। कार्दमक शासक चेस्टन ने रजत और ताम्र दोनों सिक्कों की मुद्राएं चलाई थीं। ठीक है, इस प्रश्न में अति दुर्लभ सिक्कों के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर तांबा होगा क्योंकि कार्दमक वंशियों ने ताम्र की बहुत कम मुद्राएं चलाई थीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसको मिलान करना है। तो जो रुद्रदामन था वो शक था, विम क्या थे? कुषाण थे। यहाँ पे देख लीजिए, विम कुषाण थे, रुद्रदामन शक हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लीजिए कि रुद्रदामन जो है वो बहुत शकी मिजाज का व्यक्ति था। और
गोंडोफर्नीज पहलव थे और डिमेट्रियस हिंद यूनानी इंडो ग्रीक। ठीक है, डिमेट्रियस इंडो ग्रीक, रुद्रदामन बहुत शक करता था और यानी शक, और गोंडोफर्नीज पहलव और विम कुषाण। क्वेश्चन 9 ये देखिए ये वाला जो 8th क्वेश्चन था वो RO में 2017 का मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 देख लीजिए, सॉरी 19 नहीं 9। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, किसने किया था? ये किया था कुषाणों ने। सर्वाधिक पूछा है, 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि स्वर्ण सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो सबसे ज़्यादा किसने चलाए थे, तो उसमें सर्वशुद्ध कौन सा था, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कई बार रिपीट होगा, याद हो जाएगा। तो उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यवंश राजाओं ने किया था, जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाणों को जाता है। देखिए, तो यही वो कह रहा है कि प्रचलन किसने किया था सोने के सिक्कों का। ठीक है, तो ये था इंडो ग्रीक। और नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करने की बात है तो उसका श्रेय जाता है कुषाणों को। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था, तांबा और सोना। क्वेश्चन 10, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो ये कुषाण हो गए। अभी हमने देखा नियमित वर्ड आया है, वर्ड पे याद ध्यान दीजिए, नियमित और पूर्ण रूप से। ठीक है, प्रचलित, तो नियमित कुषाण। बुद्ध के का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो कनिष्क के टाइम का है। ठीक है, कुषाण शासक था कनिष्क, कनिष्क कुषाण। ठीक, और इन्होंने तो चौथी बौद्ध संगीति कराई थी ना, तो वही थे। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? सर्वप्रथम वर्ड है सर्वप्रथम, विम कटफिसस। क्वेश्चन 13, किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? नियमित उपयोग। ठीक, विम कटफिशेस सबसे पहले भी था और फिर नियमित उपयोग भी था। कुषाण वंशीय कुषाण का था। ठीक है, विम कटफिशेस जो कि कनिष्क प्रथम का पिता था। ठीक है, अब अभी वहाँ पे कनिष्क का भी नाम आया था ना, तो वो है वही एक वंशी चल रहा है, वही वंश है। ठीक है, तो कुषाण वंशीय विम कटफिशेस जो कि कनिष्क का पिता भी था, ने सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, जबकि कुजुल कटफिशेस ने तांबे के सिक्के प्रचलित किए थे। कुजुल कटफिशेस तांबा। क्वेश्चन 14, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? विम कटफिशेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रे का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कटफिशेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। क्वेश्चन 15, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिकेय। यौधेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब तथा राजस्थान के बीच था। इनके सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन प्राप्त होता है। इनका जगह देख लीजिए, दक्षिण पूर्व पंजाब तथा राजस्थान। क्वेश्चन 16, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। कहाँ से ला गई थी? मथुरा से। कनिष्क के टाइम में बौद्ध अभिलेख जो था, ठीक है, उसको मथुरा से ले जाके सारनाथ में स्थापित किया गया था। और राज्यारोहण कब हुआ था? 78 ईस्वी सन में। क्वेश्चन 17, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हमने देख लिया। अब खुद ही ये कह रहे हैं कि ये अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 और वर्ष 1960 में लंदन में 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से इसको 78 मान लिया गया और इसी समय से शक संवत प्रारंभ माना जाता है। क्वेश्चन 18, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? 78। इसमें पता नहीं क्या बुरा भाग किया है, आप प्लीज़ एक बार खुद से पढ़ लीजिए।
अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं, जैन ग्रंथ के अनुसार विक्रमादित्य, इनका टाइमलाइन कितना है? 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। ठीक है, और ये यहाँ माइनस प्लस किया है और उसके बाद मतलब टाइमलाइन दी है और यही बताया कि इतिहासकारों ने कुषाण शासक कनिष्क का इसका प्रवर्तक माना जाता है, कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन 19, विक्रम एवं शक संवतों में अंतर कितना है? ठीक, ये वाला और ये वाला देख लीजिए। ठीक है, तो 135 है। वर्तमान कैलेंडर में से मतलब कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत 57 प्राप्त होगा। ये मैं कह रही थी गुड़ा भाग कुछ किया है, मतलब जोड़ना घटाना है। ठीक है, मेन चीज़ है, आप बस वो पूछा है कि इन दोनों में अंतर कितना है, तो 135 कर लीजिए। क्वेश्चन 20, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में किस एक के तदनुरूप है? आई होप आपको डिस्टर्ब ना हो रहा हो, क्योंकि दो लोग बात कर रहे हैं मेरे बगल में। ठीक है, तो 22 मार्च है या अथवा 21 मार्च भी है। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर की तिथियां ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथियों से स्थायी रूप से मिलती जुलती है। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। तो यानी कि 21 या 22 मार्च जो भी है वो हमारा न्यू ईयर है। ठीक है। क्वेश्चन 21, विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? 57। ये तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। विक्रम संवत के दो अन्य नाम भी मिलते हैं, एक कृत होता है और दूसरा मालवा। जैन साहित्य में महावीर के निर्वाण और विक्रम संवत के बीच 470 वर्षों का अंतर पाया जाता है। महावीर की तिथि निर्वाण तिथि 527 मानी जाती है। विक्रम संवत के प्रारंभ की तिथि 527 माइनस 470 यानी कि 57 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो 1931। क्वेश्चन 23, कनिष्क के समकालीन नामों पर अध्ययन करें। कनिष्क के समकालीन कौन था? तो अश्वघोष और वसुमित्र थे। कौन थे ये लोग? एक तो अश्वघोष जो तो थे वो उनके राजकवि ही थे, और वसुमित्र इनके ही आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चौथी वसुमित्र तीर्थ थे जिससे उन्होंने अध्यक्षता की थी चौथी बौद्ध संगीति की। कालिदास गुप्त काल में हुए थे और कंबन 12वीं शताब्दी में के व्यक्ति थे। क्वेश्चन 24, अश्वघोष किसका समकालीन था? हमने देख लिया, कनिष्क का था। क्वेश्चन 25, कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है, तो पतंजलि नहीं थे। यार बड़े बड़े लोग थे मतलब इनके यहाँ। चरक, अश्वघोष, नागार्जुन, कितने बेहतरीन मतलब लोग थे इनके टाइम में। अश्वघोष, नागार्जुन सब इन्हीं के पास थे। पार्श्व, चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। पतंजलि शुंग काल के विद्वान थे। क्वेश्चन 26, नाम देख लीजिए पहले 25 वाले का फिर से। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक। ठीक है, चरक तो हॉस्पिटल भी है लखनऊ में, और भी जगह होगा मुझे पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो विशाखदत्त ने गया था। तो कौन कौन गया था? अब ये तीनों लोग का नाम तो हमने देख ही लिया, इनके दरबार में ही थे सब लोग। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक, ठीक है, रबतक अभिलेख में नहीं है? तो हमें दो बातें पता चली। एक तो ये कि कनिष्क एक अभिलेख है जिसका नाम है रबतक, और वो पूछा है कि किसका उल्लेख नहीं है, तो श्रावस्ती का नहीं है। तो किसका है? कौशाम्बी है, चंपा है, पाटलिपुत्र है। ROR 2014 मीन्स कौशाम्बी, चंपा, पाटलिपुत्र। आ जाइए, क्या कह रहा है? रबतक अभिलेख अफगानिस्तान में शुर्क कोटल के निकट रबतक नामक स्थान से 1993 में प्राप्त किए गए थे। यूनानी लिपि तथा भाषा देखिए इसकी, बैक्ट्रियन लिपि है यूनानी। ठीक है, ये पाए गए हैं। ये कुषाण वंश के कनिष्क से संबंधित हैं। भाई साहब, कनिष्क
आपको ये भी पता था यूनानी लिपि और बैक्ट्रियन भाषा। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम हैं, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। अच्छा ठीक है, इसमें मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि उन्हें ये पता है, क्योंकि वो तो उधर ही का है। ठीक है, तो इसमें साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा की बात की गई है। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो भाई साहब बड़े बड़े लोग, चरक और जीवक। ये तब के IITian लग रहे हैं। खैर, वर्तमान पाकिस्तान में रावलपिंडी, पाकिस्तान, ठीक है, रावलपिंडी में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। ये तो सबको पता होगा। तक्षशिला की इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त शिक्षा केंद्र होना था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। इसमें राजा, सामान्य जन दोनों ही सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक, कनिष्क का राजवैद्य चरक, और नाम देखते जाइएगा। बिंबिसार का कौन था? जीवक था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? चरक था। और बौद्ध विद्वान वसुबंधु, चाणक्य आदि सबने यहीं से शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि ये वैद्य एवं धनुर्विद्या शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। वैद्यक और धनुर्विद्या। आ जाइए क्वेश्चन 29। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ये अयोध्या अभिलेख है। इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नाम में ही अयोध्या है। ठीक है, और ये UPPCS 2018 का भी क्वेश्चन है। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर दी, शुंग वंश की स्थापना कर दी, और अयोध्या अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। क्वेश्चन 30, शुंग वंश के बाद किसने भारत पर राज किया? काण्व वंश। शुंग के बाद काण्व। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति, और अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार दिया गया। ठीक है, और फिर वासुदेव ने ही नए राजवंश की नींव डाली, जिसका नाम कण्व या कण्वायन था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश था। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। सातकर्णी जो थे सातवाहन से, ठीक है, ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण्य यानी 4 वर्णों की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था। पूछेगा, यही पूछा है कि किसने स्थापित, रक्षा किसी लिए कहा जाता है इन्हें। एवं वर्ण संकर यानी वर्णों की और जातियों की जो सम्मिश्रण हो रहा था उसको रोक दिया। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन 32, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन था। मौर्य के बाद सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत की बात कर रही है। सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, सिमुक या सिप्रक दिया गया है। इसे कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन इसने स्थापित किया था। क्वेश्चन 33, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? हमने देख लिया, सातवाहन। सिमुक सातवाहन, ठीक है, SS, सिमुक सातवाहन। क्वेश्चन 34, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो ये थे पांचाऊ। पान चबाते चबाते हरा दिया। ठीक है, चीनी शासक, एक सेकेंड। तो चीनी स्रोतों के अनुसार 73 से 100, सब उल्टा सीधा पढ़ रही हूँ। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 से 94 के बीच चीन का प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ यानी पान चबाते चबाते पांचाऊ ने अपने हान वंशी नरेश के आदेशों पर चीनी तुर्किस्तान की विजय के लिए प्रस्तुत हुआ। चीनी इतिहासकार युद्ध का कारण यह बताते हैं कि कुषाण शासक ने चीनी सेनापति के पास अपने एक दूत को भेजकर राजकुमारी का नाम था हान, उन्होंने उससे विवाह करने की बात कही। पांचाऊ ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर उसके बाद कुषाण नाराज़ हो गए, उन्होंने उन पर चढ़ाई कर दी, फिर वो हार गए कुल मिला के। और अधिकांश इतिहासकार इस कुषाण शासक की पहचान विम कटफिशर्स के रूप में करते हैं, यानी कनिष्क के पप्पा।
तथापि यदि कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी मानने के बाद यह युद्ध कनिष्क के समय का हो जाएगा। मैं भी रहे हूँ उस समय, मैं भी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 35, निम्न से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थीं? वंश के बारे में पूछ रहा है कि इनकी सीमाएं भारत के बाहर भी थी। तो मौर्य थे और कुषाण थे। अब देखिए अच्छा ये 2016 का क्वेश्चन, सॉरी 2006 का क्वेश्चन। सेल्यूकस से संधि होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य की सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैली थी। खैर मौर्यों को तो खैर पता ही होगा कि वो अफगानिस्तान वगैरह तक थे, काबुल कंधार भी थे, ठीक है। और कुषाण, ठीक है, इनकी भी बाहर तक थी। तो इनकी सीमाएं कहाँ थे? सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार और उत्तर प्रदेश तक विस्तृत थी, ठीक है। क्वेश्चन 36, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो ये कुषाण काल में हुई थी। क्या कह रहा है कि कुषाण काल में यानी प्रथम शती में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन जो संस्कार होते थे वो खत्म कर दिए गए। बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। कुषाण काल था वो, ठीक है। इस युग में विवाह की आयु कम करके 8 से 10 वर्ष तक ही मान लिया गया। सॉरी। क्वेश्चन 37, निम्न में से बताना है कि सही सुमेलित कौन सा है? हड़प्पा, चित्रित, दोसर, मृदभांड नहीं है। कुषाण, गांधार, ठीक है। कुषाण, यहाँ से देखिए 2 स्वतंत्र शैलियाँ मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन थी? गांधार थी और मथुरा शैली थी। और तो ये वाला सही हो गया और ये सब बाकी गलत हो गया। क्वेश्चन 38, कला की गांधार शैली तो हमने देख लिया कुषाण के समय क्या है। 39 पूछा है सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कुषाण जो था वो तांबा और सोना, गुप्त जो था वो सोना और चांदी, ठीक है। सातवाहन ने क्या चलाए थे? इन्होंने सिक्के चांदी के चलाए थे। सातवाहन ने चांदी चलाया था, तांबा और शीशा चलाया था, यानी सोना नहीं चलाया। सोना के लिए बात यह है कि सोना बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को दिखाता है, तो सातवाहनों की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ठीक है। कलचुरी ये हो गया सोना, चांदी और तांबा। ROR 2016 प्री, ठीक, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कुषाण में सोना, कुषाण यार अमीर लोग थे, बाहर से आए थे, ठीक है। सोना और तांबा था। गुप्ता भी अमीर हैं और गुप्ता लोगों की तो बुरा मत मानिएगा प्लीज़। तो गुप्ता लोगों की आदत होती है पैसा बचाना, तो पैसा बचाते हैं तो उनके पास सोना और चांदी ज़्यादा होगा। सातवाहन थोड़ा सा पैसे के मामले में रह गए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा भी नहीं रह गए, क्या हो गया, चांदी, तांबा और सोना, वो शीशा चला दिया, और क्या कम है क्या। और कलचुरी जो थे उनके पास भी सब कुछ था, सोना, तांबा और चांदी। क्वेश्चन 40 मिलान करना है। देखिए गांधार कला अभी हमने देख लिया कुषाण से रिलेटेड है, ठीक है। मथुरा कला और गांधार कला। जूनागढ़ रुद्रदामन ये हमने देख लिया है। मिलांडर मिलिंद पन्हो ये भी हमें पता है। और तक्षशिला पथिक, तक्षशिला एक लेख है जो पथिक ने लिखी, इससे संबंधित है। पूछा है क्वेश्चन नंबर 41 में, अफ़गानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। बामियान क्या है? ये बुद्ध की प्रतिमा है और इसको तालिबान ने नष्ट कर दिया है, ठीक है। कहाँ से रिलेटेड है? अफ़गानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 42, जो कला भारतीय शैली और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, अच्छा ठीक है, तो गांधार कहते हैं उसे, ठीक है। नगर शैली पता है, शिखर पता है, दक्षिण भारत से रिलेटेड है, ठीक है। वेरा मुझे नहीं पता है, वेरा क्या है। तो भारतीय और यूनानी आकृति, भारतीय और यूनानी, ठीक है, इनका मिश्रण गांधार शैली है। और इसको किसने संरक्षण दिया? शक और कुषाण ने दिया। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है, एक ही बात है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो ये हमने अभी देखा, भारत और यूनानी कला। क्वेश्चन 44, निम्न में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित
स्तरित चट्टान यानी शिस्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, तो गांधार मूर्तिकला। ये एक ही बात लिखी है, वही है। मथुरा कला में भी इसी के अनुसरण पर शिस्ट का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन 45, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? सही है, सही। देखिए क्या था, ग्रीक, शक और कुषाण। हम लोग को एक ट्रिक सर ने बताई थी, GSPK करके है, GSP जाओ, ठीक है, तो GSPK एक इसमें रह गया है, यहाँ पे एक और लगता है, तो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। भारत के ब्राह्मण बाह्य आक्रमणों के कालों का सही क्रम क्या है? यूनानी, ये हो गया 326 ईसा पूर्व जो सिकंदर का टाइम है। शक जो थे वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में थे और कुषाण पहली शताब्दी ईस्वी में थे। क्वेश्चन 46, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो ये था डेरियस प्रथम। ये ईरान का शासक था, ठीक है, और कुछ भारत के कुछ ही भागों को अपने अधीन किया था, तो डेरियस प्रथम 46। अब डेरियस प्रथम का टाइम देख लीजिए, 522 से 486 ईसा पूर्व। सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर दिया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम के अभिलेखों के अनुसार, दो लोग हैं इनके अभिलेख थे, पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। क्वेश्चन 47, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था सातवाहन। इस वंश के संस्थापक सिमुक का समय कुछ स्रोतों के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। कुछ स्रोतों में इसे कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा के समकालीन भी माना गया है। क्वेश्चन 48, क्या कह रहा है? आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में, ठीक है, आंध्र उधर ही से रिलेटेड है। 29 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। जो पुराण था, पुराण उसमें कुल 30, ठीक है, सातवाहन राजाओं के नाम मिलते हैं, जिनमें से सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है, यानी 29 की। क्वेश्चन 49, सातवाहनों की राजधानी अमरावती, ठीक है, सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित है। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र वृत्त या आंध्र जातीय कहा गया। उनकी आरंभिक राजधानी कौन सी है? अमरावती, ठीक। क्वेश्चन 50, कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था? हमने देख लिया, प्रतिष्ठान या पैठन। क्वेश्चन 51, किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, नासिक अभिलेख, ठीक है। इस अभिलेख में, अच्छा, जो गौतमीपुत्र थे वो सातवाहनी थे। ये ROR 2016 का क्वेश्चन है कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे वो सातवाहन थे, ठीक है, उस वंश से रिलेटेड थे। इनका नासिक अभिलेख था और इसमें एका ब्राह्मण इनको कहा गया है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? अद्वितीय ब्राह्मण या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। क्वेश्चन 52, मिलान करना है तो ठीक है, मिला दीजिए। शुंग पाटलिपुत्र, सात पैठन, साथ साथ बैठेंगे। कुछ लोग होते नहीं हैं, दोस्त या जैसे भी कह लीजिए, हमेशा जहाँ जा रहे हैं साथ ही में जा रहे हैं, तो साथ साथ बैठना, हर जगह साथ ही में बैठ के जाते हैं, हर जगह साथ ही में बैठते हैं, तो साथ साथ बैठन, ठीक है। कदम बनवासी, कदम का एक पेड़ होता है और बन, ठीक है, कदम को जोड़ दीजिए बनवासी से। कदम, बहुत सारे कदम के पेड़ मिल गए तो क्या बन गया? बन बन गया, यानी वन बन गया। चंदेल महोबा, तो 2 याद हो गया तो सब याद हो गया, ठीक है। 7 वाहन यानी 7 दोस्त एक वाहन पे बैठ के चले गए।
या ये कह लीजिए कि सात दोस्त सभी के सभी साथ में ही बैठते हैं हमेशा। शुंग पाटलिपुत्र हो गया, कदम वनवासी हो गया, कदम का पेड़, उससे बहुत सारे कदम के पेड़ हो गए तो वो वन बन गया, और चंदेल महोबा। क्वेश्चन 53 कालक्रम बताना है, ठीक है, वो जैसे लगा हुआ वैसे ही है। सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य। आइए टाइमलाइन वगैरह देख लेते हैं। देखिए सातवाहन सिमुक, सातवाहन ठीक है, संस्थापक सिमुक, और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। वाकाटक तृतीय में हुई थी, तीसरे में हुई थी, विंध्य शक्ति ने की थी। और गुजरात के चालुक्य वंश, ठीक है, गुजरात के चालुक्य वंश स्थापना 10वीं, तो पहला, तीसरा और 10वां, ठीक है, ये हो गया सिमुक यानी सातवाहन, और फिर ये हो गया वाकाटक यानी विंध्य शक्ति, और 10वें पे हो गया चालुक्य, गुजरात के चालुक्य, और राजा का नाम मूलराज प्रथम। ठीक हो गया। आगे आ जाइए 54 पे। बोला है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। तो ये बात ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, संस्कृत भी हुआ और अन्य प्राकृत भाषा और अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य भाषाओं को अपना लिया। ठीक है, एक ही बात कह रहे हैं, तो कथन कारण सही है और स्पष्टीकरण भी दिख रहा है। देखिए वो कह रहा है कि संस्कृत भाषा वगैरह और प्राकृत भाषा का विकास हुआ, और इन्होंने फिर ये कहा कि हाँ विकास हुआ है, क्यों, क्योंकि साहित्य और रचना वगैरह, साहित्य की रचना इसी भाषा में की गई है। ठीक है, तो सातवाहन नरेश स्वयं विद्वान, विद्या प्रेमी, विद्वानों के आश्रयदाता थे। हाल नामक राजा का नाम क्या, हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की थी। हाल के दरबार में गुणाढ़ एवं शर्ववर्मन जैसे उच्च कोटि के विद्वान निवास करते थे। ठीक है, कौन कौन थे, गुणाढ़ एवं शर्ववर्मन। गुणाढ़ ने क्या लिखा, बृहत् कथा नामक ग्रंथ की रचना की। यह पैशाची प्राकृत में लिखा गया था। शर्ववर्मन ने कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण की रचना की। कन्हेरी के एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक सातवाहन रानी संस्कृत का प्रयोग करती थी। एक रानी जो थी वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करती थी। अब इस प्रकार स्पष्ट है कि सातवाहन युग में प्राकृत और संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। क्वेश्चन 55 सातवाहन के बारे में पूछा है। तो सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, हमने देख लिया, बिल्कुल सही बात है। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन करते थे, बिल्कुल ठीक बात है, और ये PCS 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 55 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सातवाहन शासकों के शासनकाल में प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की। सातवाहन काल में स्थापत्य एवं मूर्ति कला के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। एक सेकंड, मेरा ये छोटू सा माइक गिर गया है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं। नासिक, गौतम, गौतमीपुत्र, हाथी गुम्फा, खारवेल, भीतरी स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, और गिरनार रुद्रदामन से। ये RO 2017 का क्वेश्चन है। फिर से देख लेते हैं क्या है, कह रहा है गौतम पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 2 नासिक और 1 कारले। ठीक, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी किससे रिलेटेड है, नासिक और कारले से। उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें खारवेल के बचपन वगैरह के, खारवेल एक राजा का नाम है, ठीक है, तो उसमें उनके बचपन, शिक्षा और राज्याभिषेक और राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं को क्रमबद्ध किया गया है। भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त के बारे में, और जबकि पुलकेशिन द्वितीय का नाम किससे आता है, ऐहोल अभिलेख से आता है, जो कि एक प्रशस्ति के रूप में है। इसकी भाषा संस्कृत है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से शक संवत 72, ठीक है, यानी 150 ईस्वी का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इसकी विजय वगैरह के बारे में बताया गया है। स्टार 5 स्टार दे दीजिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक,
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57। बोला गया है कि श्री पार्वती किसको कहा गया है पुराणों में, तो ये क्या गया है इक्ष्वाकु वंश को। क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस प्री 2020। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पार्वती यानी कि श्री पर्वत का शासक या आंध्रभृत या आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु बाद में उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और इस वंश का संस्थापक कौन था? शीर्षांत मूल। क्वेश्चन 58। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर विशाल व्यापार वगैरह करते थे, तो ये बात ठीक है। और कहाँ से करेंगे व्यापार? हैं, उनकी नौसेना वगैरह ठीक थी, मतलब इतनी तो थी कि व्यापार कर सकें। और नौसेना उच्च कोटि की थी, इतना तो नहीं है भाई, ये तो कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। कई बार ऐसे सेंटेंसेस या ऐसी चीज़ें पूछ देते हैं ना जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं होता है। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में ऐसी चीज़ पूछ देता है जो हमने, मतलब हमें ये तो पता है कि यार हमने मौर्य तो पढ़ रखा है, लेकिन उसके बारे में तो ऐसा तो कुछ नहीं सुना था। अब ये दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए कि ये हो तो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। अगर आपने पढ़ रखा है और आपको ये लाइन नहीं पढ़ी है तो वो नहीं होगी। और इस बार इस मामले में दिमाग बहुत कंफ्यूज करता है, तो उससे बचें। तो पहला सही था और दूसरा गलत था। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और अरिकमेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिम विश्व में से फारस की खाड़ी और लाल सागर मार्ग से होकर गुजरता था। और इसके बारे में कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी नौसेना शक्ति वगैरह बहुत अच्छी थी, बहुत उल्लेखनीय, उसके कुछ ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। मतलब क्वेश्चन 59। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा, ये तो हमने देख लिया। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील दूर पर स्थित गिरनार पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत है और इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो खारवेल का नाम कहाँ कहाँ से है? एक तो कलिंग, ठीक है, चेदी वंश का था खारवेल, और उड़ीसा प्रांत मान लीजिए, ठीक। उदयगिरी पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, हाथी गुम्फा अभिलेख है इम्पॉर्टेंट है, इसमें तिथि नहीं है कोई, और ये जैन धर्म का, मतलब जैन धर्म से बंदा रिलेटेड था। क्वेश्चन 60। जैन धर्म, ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61। कलिंग नरेश कौन था? चेदी वंश से था, हमने देख लिया। क्वेश्चन 62। जैन धर्म के प्रति किसका बहुत ज़्यादा? तो खारवेल से रिलेटेड था। खारवेल पे बड़े सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पूछे हैं लेकिन पूछे हैं। कलिंग नरेश खारवेल तो चेदी। अब देखिए इसमें दो लोग का नाम एक्चुअली क्या अभी बताती हूँ क्या हुआ। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, ठीक है, तो वो उसका नाम पहले दे दिया, ठीक है। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश से भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ, ठीक है, और चेदी वंश वो कह ही रहा है। तो ये दो बातें हो गई, इसीलिए एक से ज़्यादा वाली बात हो गई यहाँ पे। 64। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, ठीक है, और इनके बारे में वगैरह में पता चलता है, हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन 65। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में से था? तो ये था विधि। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण शोधन के लिए उत्तरदायी था। रोमन कानून का क्या किया था? शोधन किया था, संपूर्ण शोधन किया था जस्टिनियन ने। ओके, लास्ट क्वेश्चन। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो भाई साहब बात यह है कि यही नहीं पता है कि किसने लिखी है। ये ग्रंथ है, ठीक है, रोमन मिस्र बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का ये वर्णन इसमें मिलता है, और इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत के आयात निर्यात, मतलब जो भी आयात निर्यात वगैरह है उसका उल्लेख किया था। और इस प्रकार हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर गुप्त और गुप्तोत्तर युग, ठीक। थैंक यू।